गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्रम विभाजन और जात प्रथा पाठ के साथ। कल हम चर्चा कर रहे थे जिसमें लेखक ने जात प्रथा की विसंगतियों के बारे में बताया था। आज हम उसी का अगला भाग है जिसमें लेखक ने अपने आदर्श समाज की कल्पना की है। तो चलिए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में लेखक ने समाज में समता, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात की है। तो लेखक कहता है कि आवागमन, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता का विरोध कोई नहीं करता। संपत्ति रखने, जीविकोपार्जन के औजार तथा सामान रखने के अधिकार पर भी किसी को आपत्ति नहीं है। लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति, समाज का, देश का कोई भी व्यक्ति है, वो विशेष रूप से हिंदू समाज की ओर इशारा करते हैं कि हमारे हिंदू समाज में व्यक्ति अपने समकालीन समाज की बात कर रहे हैं, वर्तमान की नहीं, अपने समकालीन समाज की बात करते हुए कहते हैं कि हमारे समकालीन समाज में जो आवागमन, यातायात के लिए कोई बाधा नहीं है, शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता का कोई विरोध नहीं करता, संपत्ति रखने और जीविकोपार्जन के लिए कोई भी सामान रखने का अधिकार सबको है। लेकिन सबसे बड़ी बुराई ये है हमारे समाज में कि मनुष्य के लक्षण अर्थात उनकी योग्यता, दक्षता, प्रशिक्षण, क्षमता और उसकी उस दक्षता और कौशल के प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता नहीं देता हमारा समाज। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये जाति प्रथा के कारण ऐसा हो रहा है। जाति प्रथा के कारण हमारा समाज अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं देता और इस स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य एक प्रकार से दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा है। तो लेखक ये कहता है कि हमारा जो जाति प्रथा पद्धति वाला समाज है वो हमें स्वतंत्र रूप से व्यवसाय नहीं करने देता, जबकि लोकतांत्रिक प्रथा वाला जो समाज होता है वो हमें स्वतंत्रता से अपने पेशे को अपनाने की बात करता है। तो लेखक कहता है कि दास्ता का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम कानूनी रूप से जकड़े हों। दास्ता का मतलब ये भी है कि दास्ता अर्थात जब हम किसी के दूसरे के द्वारा बने बनाए नियमों और कर्तव्यों का पालन करना पड़े, बाध्य होना पड़े, तो वहाँ भी दास्ता होती है। तो लेखक कहता है जाति प्रथा में अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी बुराई है जाति प्रथा की कि जाति प्रथा में अपनी रुचि के अनुकूल हम पेशे नहीं अपना सकते हैं। तो लेखक आगे समता की बात करता है। समता अर्थात समानता। तो लेखक कहता है फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द विवादास्पद रहा है। इसमें बहुत आलोचनाएं हुई हैं, इसमें चर्चाएं हुई हैं कि समता संभव है या नहीं संभव है। तो लेखक कहता है कि बहुत सारे आलोचक हुए हैं जो कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह तथ्य होते हुए भी एक महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक फैक्ट है, ये तथ्य है, ये साबित हो चुका है। लेकिन लेखक कहता है कि वर्तमान परिवेश को देखते हुए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी एक नियामक सिद्धांत है। यद्यपि लेखक कहता है कि समता असंभव है, लेकिन फिर भी ये नियामक सिद्धांत है। नियामक अर्थात लागू करने वाला सिद्धांत, नियामक अर्थात व्यवस्था, जिसको हम अर्थात दिशा देने वाला सिद्धांत। तो ये एक दिशा देने वाला सिद्धांत है। यद्यपि समता संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि मनुष्य भिन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं, योग्यताएं और उसके प्रयास भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसी के अनुसार उसकी क्षमता तय होती है। तो लेखक कहता है कि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है। शारीरिक वंश परंपरा अर्थात किस कुल में या वंश में उसका जन्म होता है, सामाजिक उत्तराधिकार में उसने क्या प्राप्त किया है, तथा सामाजिक पैतृक संपत्ति के रूप में क्या प्राप्त किया। अगर उच्च वर्ग में जन्म लिया है तो उसको परेशानियां कम आती हैं। और मनुष्य की अपने प्रयत्न, प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने प्रयास होते हैं और वो प्रयास अपनी वो क्षमता के आधार पर करता है। प्रश्न है कि इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते। सच है, इन तीनों दृष्टियों से न मनुष्य बनावट, आकृति और कुल में समान होते। सभी अलग अलग समुदाय में, कुल में, जाति में जन्म लेते हैं। सामाजिक उत्तराधिकार में सबको बराबर पैतृक संपत्ति नहीं प्राप्त होती। मनुष्य के अपने प्रयास एक समान नहीं होते, भिन्न भिन्न प्रयास होते हैं। तो इन 3 दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते। तो लेखक कहता है तब भी क्या समाज को उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। तो लेखक कहता है कि असमान प्रयत्न के कारण समान व्यवहार करना उचित है, परंतु उसमें भी सबको अपनी क्षमता विकसित करने के पूरे अवसर देने चाहिए। तो लेखक ये बताता है कि समाज के अन्य सदस्यों की भांति समाज का कोई भी वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, दलित वर्ग हो, सबको अपनी क्षमता विकसित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए समान अवसर देने चाहिए।
अगला है वंश और सामाजिक उत्तराधिकार पर भेद अनावश्यक। लेखक मानता है कि वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर समानता नहीं की जानी चाहिए, इससे केवल सुविधा संपन्न लोगों को लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई उच्च कुल में जन्म लेता है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, तो व्यक्ति उत्तम कुल में शिक्षा और उसकी जो पारिवारिक ख्याति है, जो पैतृक संपदा है आदि का लाभ हमेशा उच्च वर्ग को मिलता है, तो उसके आधार पर हम उसके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि कोई उच्च कुल में जन्म ले तो हम श्रेष्ठ व्यवहार करें। उसने व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास किया है, क्या उपलब्धि हासिल की, उसी के आधार पर तो लेखक ये कहता है कि हम समाज में सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दें, उसमें जो श्रेष्ठ सिद्ध हो उसी को हम अंगीकार करें, उसी को हम सम्मान दें, वही सम्मान का हकदार बने। लेखक कहता है कि वास्तव में प्रयास मनुष्य के वश में है, किंतु वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है, अतः वंश और सामाजिकता के आधार पर समान व्यवहार करना अनुचित है। दूसरे शब्दों में सभी सदस्यों की अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए समाज में समान अवसरों के साथ समान व्यवहार का होना आवश्यक है। तो महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमें समाज में एक समता मूलक समाज की स्थापना करनी है तो सभी को समान अवसर देना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। फिर यहाँ पे अगले अंश में लेखक राजनेताओं से व्यवहार की क्या अपेक्षा करता है। एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, प्रभावित करता है वो, परंतु उसके पास सबके बारे में जानने का, उनकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानने का अवसर नहीं होता। अतः उनके लिए यही व्यवहार्य सिद्धांत उपयोगी है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए सबको दो वर्गों और श्रेणियों में विभाजित न किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ सबके साथ समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण उसके लिए संभव नहीं है। अतः यद्यपि समता एक काल्पनिक वस्तु है, लेखक कहता है कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनके लिए जरूरी है कि आदर्श समाज की स्थापना के लिए वो सब में समानता का भाव रखें, कोई भी वर्गीकरण, कोई भी श्रेणीकरण न करें। यद्यपि जो राजनीतिज्ञ हैं वर्तमान में ऐसा नहीं करते, वो इसके विपरीत चलते हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिज्ञों को चाहिए, वो बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, वो सबको समान रूप से, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करें। आगे है कि समता एक काल्पनिक वस्तु है। ये सत्य है, ये तथ्य है कि समता एक काल्पनिक वस्तु है, संभव नहीं है, क्योंकि सबके प्रयास अलग होते हैं, आवश्यकताएं अलग होती हैं और सबके प्रयत्न अलग होते हैं, इसलिए समता संभव नहीं है। फिर भी ये बताया जाता है कि पॉलिटिशियंस को चाहिए कि सबके साथ वो समान व्यवहार करें, और ऐसा व्यवहार करेंगे तभी हमारा लोकतांत्रिक समाज फलता फूलता रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद।